एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों परासरण एवं परासरण दाब। जी हाँ बच्चों, विलियन जो हमारी थी सेकंड यूनिट उसका बच्चों अणु संख्या गुणधर्म है और ये हमारा पार्ट 4 है बच्चों। किसका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो बच्चों ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों हम जानेंगे सबसे पहले कि परासरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले परासरण की। किसकी बच्चों? परासरण की। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो परासरण किसे कहते हैं बच्चों? तो नोट कीजिएगा, आपने बच्चों अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, व्यवहार में देखा होगा कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों किशमिश क्या होते हैं? फूल जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फूल जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा आपके लिए परासरण का। क्लियर बच्चों? तो यहां से देखते हैं, मान लीजिए बच्चों ये जल है। क्या है बच्चों? जल। और आपने इसमें किशमिश वगैरह कुछ डाला बच्चों। मान लीजिए किशमिश के पार्टिकल्स हैं, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपके लिए। तो ये जो बच्चों आपके हैं ये किशमिश हैं। तो बच्चों जो किशमिश होता है वो थोड़ा सा सूखा हुआ होता है और थोड़ी देर बाद बच्चों वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका फूल जाएगा। मतलब पहले साइज क्या था बच्चों? कम था। थोड़ी देर बाद क्या होता है? आपका किशमिश फूल जाएगा। तो बच्चों अगर आपने किशमिश का फूलना ही समझ लिया तो ये मानिए कि आप परासरण को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो बच्चों किशमिश के फूलने में क्या होता है कि जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके बच्चों? जल के मॉलिक्यूल्स, मतलब जल के अणु। तो बच्चों ये कहाँ चले जाते हैं? किशमिश के अंदर। किसके अंदर बच्चों? किशमिश के अंदर। फूलने का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी चीज के फूलने की बात करते हैं जनरली, तो क्या होता है कि जल के अणु उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जल के अणु बच्चों उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो हुआ क्या बच्चों, जो आपका किशमिश होता है, किशमिश में एक बीज होता है बच्चों, और उसके बाद क्या होता है बच्चों? किशमिश के अंदर भी एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्मेट में होता है, जो थोड़ा सा बच्चों गाढ़ा होता है, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और बच्चों जल के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर बच्चों? किशमिश के अंदर। क्लियर बच्चों? तो देखें बच्चों, जल क्या होता है? विलायक। क्या था बच्चों? विलायक। ठीक है बच्चों? तो विलायक के अणु, विलायक के अणु क्या करते हैं बच्चों? अब आपके पास क्या था? एक तो जल था, तो जल की जो सांद्रता है बच्चों, जो उसकी डेंसिटी एक तरीके से जो उसका गाढ़ापन है वो क्या होता है बच्चों? जल का गाढ़ापन कम होता है। किसकी तुलना में? जो किशमिश के अंदर लिक्विड होता है उसकी तुलना में। क्लियर बच्चों? तो होगा क्या बच्चों यहां से कि जल के अणु, तो इसकी सांद्रता कैसी हो गई? कम। तो कम सांद्रता से कहां की तरफ चलते हैं बच्चों? अधिक सांद्रता की ओर। जल के अणु बच्चों, मतलब विलायक के अणु कहां से चलते हैं बच्चों? कम सांद्रता से। कहां से चलते हैं बच्चों? मतलब देखिए विलायक के अणु थे और बच्चों विलायक के अणुओं ने क्या किया? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? आपका परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आपका परासरण कहलाता है। एक बार फिर नोट कीजिए कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से, ठीक है बच्चों, अधिक सांद्रता की ओर। कम से कहां की तरफ बच्चों? अधिक सांद्रता की ओर। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है उनका प्रवाह। लेकिन बच्चों ये कैसा होता है? ऑटोमेटिक होता है। कैसा होता है? ऑटोमेटिक होता है, मतलब पानी में डालने के बाद वो अपने आप ही फ्लो होता है, हमें उस पर कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। मतलब प्रवाह कैसा होता है बच्चों? स्वतः होता है। कैसा होता है बच्चों? स्वतः होता है। क्लियर बच्चों? तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर और क्या बच्चों? स्वतः प्रवाह। एक बार नोट कीजिएगा कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों? आपका परासरण कहलाता है। यहां तक क्लियर? मैंने क्या बताया था बच्चों कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह आपका परासरण कहलाता है। ठीक है बच्चों? लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो किशमिश की लेयर होती है, जो उसका ऊपरी कवर होता है, अगर वो ना हो, मतलब बच्चों किशमिश का कवर ही ना हो, ऊपरी लेयर ना हो उसकी, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं बच्चों। तो बच्चों वो जो लेयर होती है, जो किशमिश की लेयर होती है ऊपरी, उसको बोलते हैं बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर बच्चों? तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं थोड़ी देर में बात करेंगे बच्चों। तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि क्या होती है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बच्चों अब आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चों? कि विलायक के अणुओं का, किसके बच्चों? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह
क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। क्लियर? तो यहां लिखेंगे बच्चों हम परासरण, और परासरण में बच्चों हम क्या लिखेंगे? विलायक के अणुओं का, ठीक है बच्चों, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से, ठीक है बच्चों, अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से, किससे बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह, अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों? आपका परासरण कहलाता है। क्लियर बच्चों? यहां तक एक बार नोट कीजिएगा कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों? आपका परासरण कहलाता है। क्लियर बच्चों? यहां तक तो बच्चों क्या था कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। ठीक है बच्चों? तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? SPM। क्या बोलते हैं बच्चों? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो बच्चों झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पारगम्य। तो बच्चों ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों पार निकल जाएं, पार गमन कर जाएं, या क्या हो बच्चों जिसमें से विलेय और विलायक दोनों का प्रवाह हो सके, वो क्या कहलाती है? आपकी पारगम्य। दूसरी होती है बच्चों कैसी? अपारगम्य। कौन सी? अपारगम्य। मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से कोई भी पार ना निकले, मतलब जिसमें से प्रवाह ना हो, ना तो विलेय के अणुओं का ना ही विलायक के अणुओं का, वो क्या कहलाती है बच्चों? अपारगम्य झिल्ली। और तीसरी होती है बच्चों आपकी कौन सी? अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी होती है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है बच्चों? तो अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होगी? आप समझ गए होंगे, जिसमें से आधे पार्ट्स बाहर निकले, मतलब आधे का यहाँ पर क्या है? केवल विलायक के अणु। किसके अणु बच्चों? विलायक के अणु। मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल और केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब बच्चों इस झिल्ली में से विलेय के अणुओं का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है बच्चों? यहाँ तक क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। डेफिनेशन नोट कर लीजिए एक बार कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्लियर बच्चों? इसके और काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं कि अगर आप नमक का सांद्र विलयन लें, कैसा विलयन बच्चों? सांद्र। और वो भी कौन सा बच्चों? संतृप्त विलयन। कौन सा? संतृप्त विलयन। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था संतृप्त विलयन कौन सा होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ और अधिक ना घोला जा सके। तो बच्चों अगर आप नमक के संतृप्त विलयन में अंडे को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्योंकि बच्चों अंडे के अंदर जो लिक्विड है और बाहर क्या है बच्चों? नमक का सॉल्यूशन। लेकिन नमक का सॉल्यूशन कैसा है? संतृप्त, मतलब बहुत अधिक मात्रा उपस्थित है उसमें नमक की। तो क्या होगा बच्चों? अंडे के अंदर से लिक्विड क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन की तरफ आ जाएगा, तो अंडा सिकुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप अंडे को तनु विलयन में डालते हैं, किसमें बच्चों? तनु विलयन में डालते हैं, तो अंडा फूल जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अंडे के अंदर जो लिक्विड है वो अब कैसा हो गया? सांद्र हो गया। बाहर जो जल है बच्चों वो कैसा हो गया? आपका तनु हो गया। तो अधिक सांद्रता से कहाँ की तरफ चलेगा बच्चों? कम सांद्रता की तरफ। तो यही क्या कहलाता है? आपका परासरण। क्लियर बच्चों? अब बच्चों परासरण की क्रिया कैसी होती है? स्वतः होती है। कैसी होती है बच्चों? स्वतः होती है। क्लियर? तो बच्चों परासरण दाब किसे कहते हैं? तो परासरण दाब बच्चों किसे कहेंगे? इस क्रिया को रोकने के लिए, इस क्रिया को रोकने के लिए या इस प्रवाह को रोकने के लिए जितने अतिरिक्त बाह्य दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है? मतलब इस क्रिया को रोकने के लिए तथा इस क्रिया को रोकने के लिए जितने बाह्य दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। के लिए जितने बाह्य दाब की आवश्यकता होती है जितने बाह्य दाब की, ठीक है बच्चों,
आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण दाब कहते हैं। क्लियर बच्चों? यानी कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे बच्चों पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आपने 11th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा होगा गैसीय नियम, तो उस चैप्टर में बच्चों आपको बताया गया होगा गैसों के नियम, जिसमें आपका नियम था बच्चों बॉयल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। ठीक है बच्चों? तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था वॉन हॉफ। तो वॉन हॉफ ने ये बताया था कि बच्चों जो तनु विलयन है, कौन से बच्चे? तनु विलयन। तो बच्चों तनु विलयन जो है उनमें जो कण होते हैं वो गैसों की तरह ही व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर बच्चों? या तो आप यहाँ से डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ से बता दीजिए कि परासरण दाब जो है बच्चों वो कैसा है? अणु संख्या गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है बच्चों? अणु संख्या गुणधर्म है। और परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है पाई वी बराबर NRT। ठीक है बच्चों? या n की जगह बच्चों यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम? s। क्या लिख देते हैं? s। वैल्यू बच्चों वही होती है। s का मतलब क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, मतलब विलयन स्थिरांक। कौन सा बच्चों? विलयन स्थिरांक। r क्या होता था? गैस स्थिरांक। क्लियर बच्चों? वैल्यू वही है 0.0821। क्लियर? यहाँ से नोट करते हैं। अगर आप इस डेरिवेशन को करना चाहते हैं तो मैंने बताया था बच्चों कि जो तनु विलयन है बच्चों, तनु विलयनों के लिए बच्चों ये जो नियम है बच्चों या ये जो विलयन होते हैं ये गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं बच्चों? गैस की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? पहला नियम जो बच्चों यहाँ से निकल के आ सकता है बॉयल वॉन हॉफ नियम। क्लियर बच्चों? तो बॉयल वॉन हॉफ नियम कहता है कि परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? थ्योरी आप लिख लेंगे बच्चों वहीं से, यह जरूरत नहीं है। एक होता है बच्चों चार्ल्स वॉन हॉफ, चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। तो बच्चों चार्ल्स वॉन हॉफ नियम क्या कहता है कि परासरण दाब उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बच्चों? ताप के। क्लियर? एक आप चाहें तो एवोगैड्रो वॉन हॉफ नियम, एवोगैड्रो या एवोगैड्रो वॉन हॉफ नियम। क्लियर बच्चों? मतलब ये नियम क्या कहता है? चलिए तीनों नियम को बारी बारी से देख लेते हैं बच्चों। पहला नियम बच्चों बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप थ्योरी लिख लीजिए बच्चों ऊपर कि किसी इस नियम के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। क्लियर बच्चों? ताप कौन सा होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए, वो आप जानते हैं, मतलब परम ताप। तो एवोगैड्रो वॉन हॉफ नियम जो होता है बच्चों ये कहता है कि समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर समान परासरण वाले विलयनों में, समान परासरण वाले विलयन में, ठीक है बच्चों, उनके जो समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों? समान होती है। एक बार दोबारा देख लें। समान ताप व दाब पर समान परासरण दाब वाले दो या दो से अधिक विलयनों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों? समान होती है। और यहीं से आप क्या कर सकते हैं बच्चों? डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे बच्चों? देख लेते हैं। तो बच्चों डेरिवेशन क्या था? फर्स्ट जो था हमारा बॉयल का नियम वो था पाई समानुपाती 1/v और दूसरा था बच्चों पाई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती t। क्लियर बच्चों? दोनों को एक साथ कर दीजिए बच्चों। ये हो गया पाई समानुपाती v, सॉरी बच्चों 1/v इंटू टी। यहाँ से बच्चों को कांस्टेंट ले लीजिए। कांस्टेंट हो गया बच्चों पाई इज इक्वल टू बच्चों r/v और t। या r की जगह बच्चों क्या कांस्टेंट ले लें? s। और s को क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर हम विलयन स्थिरांक। क्या कहेंगे बच्चों? विलयन स्थिरांक। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से क्या हो गया? पाई v इज इक्वल टू एस टी। क्या हो गया बच्चों? पाई v इज इक्वल टू एस टी। और बच्चों यहाँ से आप जानते होंगे कि पाई क्या है? परासरण दाब, v क्या है बच्चों? विलयन का आयतन,
एस क्या है, आयतन स्थिरांक। और बच्चों एस की जो वैल्यू है वो कितनी होती थी विलियन स्थिरांक की, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री, ठीक है, या केल्विन इनवर्स प्रति डिग्री प्रति मॉल, या मॉल इनवर्स। क्लियर बच्चों। अगर विलियन में मोलों की संख्या कितनी हो बच्चों, n हो, मोलों की संख्या कितनी हो, n हो, मोलों की संख्या n हो, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई v इजिकल टू NST। क्या बन जाएगा बच्चों, पाई v इजिकल टू NST। और इसे बोलते हैं बच्चों विलियन के लिए वॉन हॉफ समीकरण, विलियन के लिए परासरण दाब की वॉन हॉफ समीकरण। अगर बच्चों यहाँ से आप कन्वर्ट करना चाहें तो पाई इजिकल टू होता सकता है बच्चों N/V ST, और N/V क्या है बच्चों, सांद्रता है, मोलों की संख्या और आयतन। तो हम कह सकते हैं पाई इजिकल टू बच्चों CST। इनमें से बच्चों किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सांद्रता दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। C क्या है यहाँ पर, सांद्रता, क्या है, सांद्रता, ठीक है। N क्या है बच्चों, मोलों की संख्या है, और सभी टर्म्स को आप बारी बारी से बता सकते हैं, जहाँ पाई ये है परासरण दाब है, V आयतन है, T टेम्परेचर है। क्लियर बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा परासरण दाब। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है, तो आपने देखा होगा बच्चों कि परासरण दाब जो होता है बच्चों वो क्या था, पाई समानुपाती कितना हो जाएगा, N/V। तो N क्या है, मोलों की संख्या। मतलब बच्चों पाई किस पे डिपेंड करता है, परासरण दाब किस पे डिपेंड करता है, मोलों की संख्या पर। इसलिए बच्चों ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो बच्चों परासरण दाब से संबंधित 3 वर्ड और आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों पहला होता है समपराश्री। कौन सा होता है, समपराश्री। दूसरा होता है बच्चों अतिपराश्री, और एक होता है बच्चों आपका न्यून पराश्री। क्लियर बच्चों। तो सम का मतलब क्या होता है बच्चों, समान। क्या होता है, समान। मतलब ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होंगे, समान। क्या होंगे बच्चों, समान। मतलब ऐसे विलयन, जब भी आप बात करें समपराश्री की तो समझ जाना बच्चों 2 विलयन हैं जिनके परासरण दाब कितने हैं, समान हैं। तो समपराश्री विलयन बच्चों ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समपराश्री कहलाते हैं। कौन से बच्चों, समान परासरण दाब वाले विलयन, समान परासरण दाब वाले विलयन। मान लीजिए बच्चों आपके पास 2 विलयन है, अब उसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं। या तो बच्चों दोनों का परासरण दाब क्या होगा, समान होगा। अगर दोनों का समान है तो क्या कहलाएगा, समपराश्री। या बच्चों किसी विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा और किसी का कम होगा। तो बच्चों अधिक परासरण दाब वाले को क्या बोलते हैं, अतिपराश्री। क्या बोलते हैं, अतिपराश्री विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों, अतिपराश्री विलयन। क्लियर बच्चों यहां तक। और न्यून पराश्री किसको बोलते हैं, तो अतिपराश्री किसको बोलते हैं बच्चों, अधिक परासरण दाब वाले विलयन को। किसको, अधिक परासरण दाब वाले विलयन। यदि 2 विलयनों में किसी का परासरण दाब ज्यादा है तो अधिक परासरण दाब। और न्यून किसको बोलते हैं बच्चों, कम परासरण दाब वाले विलयन। क्लियर बच्चों यहां तक। तो मैंने बताया कि समपराश्री, अतिपराश्री और न्यून पराश्री 3 प्रकार के आपके परासरण दाब में टर्म्स देखने को मिल सकती हैं। यदि दोनों विलयनों का परासरण दाब समान है तो समपराश्री, किसी जिसका ज्यादा होगा उसे अतिपराश्री, और जिसका कम होगा बच्चों उसे न्यून पराश्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून पराश्री बोलते हैं। क्लियर बच्चों। चलिए एक टर्म्स और देख लेते हैं बच्चों, व्युत्क्रम परासरण। कौन सा बच्चों, व्युत्क्रम परासरण। जी हाँ बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी एग्जाम में आ सकता है और 2 बार आ चुका है। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं उत्क्रम परासरण। क्या बोलते हैं, उत्क्रम परासरण। ठीक है बच्चों। रिवर्स का क्या मतलब हुआ बच्चों, अपोजिट। मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये बच्चों यहां पर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। कौन सी है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्लियर बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और बच्चों एक झिल्ली के इस तरफ क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है बच्चों। तो यहां पर क्या है बच्चों, विलायक है। क्लियर बच्चों। और इधर आप देखें
इधर जो है बच्चों आपका वो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन, मतलब विलयन है। ये क्या है बच्चों? विलयन है। बीच में क्या है? पार्टीशन है। क्लियर बच्चों? तो बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो बच्चों होगा क्या, यहां से मतलब विलायक के अणु बच्चों कहां जाएंगे? इधर की तरफ प्रवाह करेंगे। विलायक के अणु बच्चों कहां से जाएंगे? कम सांद्रता से, मतलब किसकी तरफ जाएंगे? ठीक है, विलायक के अणुओं का बच्चों कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो बच्चों यहां से कहां की तरफ चलेंगे? विलयन की तरफ। क्लियर? लेकिन बच्चों अगर मैं इस तरफ से प्रेशर अप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? प्रेशर अप्लाई कर दूं। और प्रेशर कितना कर दूं बच्चों? जिससे विलयन के अणु, विलयन के जो बच्चों ये वाले कण हैं ये इस तरफ आना शुरू कर दें। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर पिस्टन लगाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? पिस्टन, मतलब ऊपर से इसे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और जब प्रेशराइज शुरू करूंगा तो बच्चों एक परासरण दाब तो ऐसे लग रहा है, और बच्चों एक कैसे लगेगा? फिर ऐसे। अगर ये वाला परासरण दाब बच्चों मैं बढ़ा दूं तो क्रिया क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? विपरीत हो जाएगी। और यही जो प्रक्रिया है बच्चों आपकी वो क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। कौन सा बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उत्क्रम परासरण या व्युत्क्रम परासरण बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम परासरण। क्लियर बच्चों? तो व्युत्क्रम परासरण बोलते हैं इसे। अब व्युत्क्रम परासरण क्या होता है बच्चों? कि किसी विलयन में क्या करते हैं बच्चों, यदि किसी विलयन में विलयन के या किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक, किससे बच्चों? परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए, दाब लगाया जाए, तो परासरण की क्रिया क्या हो जाती है बच्चों? विपरीत हो जाती है। और यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है बच्चों। तो समुद्र से बच्चों जो नमक प्राप्त किया जाता है, या समुद्र से जो जल शुद्ध किया जाता है बच्चों, सॉरी नमक नहीं, समुद्र से जो जल प्राप्त किया जाता है शुद्ध, वो इसी विधि से प्राप्त किया जाता है। जो आपके सीवर वगैरह होते हैं बच्चों, उनके जल का शुद्धिकरण भी इसी प्रकार से किया जाता है। तो आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह के वीडियो आप और पाना चाहते हैं तो बच्चों चैनल में जो आप नीचे देख पा रहे हैं बच्चों, सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।